एक नया सूरज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें बेटों की बेरुखी और बहू के अत्याचारों ने एक वृद्ध को वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वही वृद्ध इंसान वृद्ध आश्रम में रहने वाले दूसरों बुजुर्गों के लिए न सिर्फ एक मिसाल बन गया, बल्कि उनके जीवन में भी आत्मसम्मान और फिर से जीने की लालसा भर दी। तो आइए सुनते हैं इस बुजुर्ग की कहानी। एक नया सूरज। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक नया सूरज। राजेंद्र जी एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता किसान थे और बचपन से ही उन्होंने गरीबी का दंश झेला था। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ और कष्ट देखे थे। वे 2 भाई और एक बहन थे। उनके पिता को घर का गुजारा करने के लिए दिन रात खेत में मेहनत करनी पड़ती थी। राजेंद्र जी की पढ़ाई लिखाई भी एक गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई थी। राजेंद्र जी को स्कूल में जाने से पहले और आने के बाद अपने पिताजी की उनके काम में मदद करनी पड़ती थी। वे बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई से बहुत लगाव था और वह दिल लगाकर मेहनत करते थे। राजेंद्र जी ने हमेशा से ठान रखा था कि वे अपने बच्चों को ऐसा जीवन देंगे जिससे ना तो अभाव हो और ना ही संघर्ष। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने सरकारी नौकरी पाई और धीरे धीरे एक उच्च पद तक पहुंच गए। उनके जीवन का हर दिन संघर्ष और मेहनत का प्रतीक था। राजेंद्र जी की पत्नी सुमित्रा ने इंटर तक पढ़ाई की थी। वो बहुत ही सुंदर, समझदार और एक कुशल गृहिणी थी। उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा चलन नहीं था। सुमित्रा जी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनकी शादी कर दी गई। सुमित्रा जी को शुरू में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह पूरा दिन घर के कामों और अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। पति अक्सर नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते थे, तो उसे घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले ही उठानी पड़ती थी। अब राजेंद्र जी और सुमित्रा जी के 2 बच्चे भी हो गए थे। वह पूरा दिन घर के काम करती, बच्चों को संभालती और अपने सास ससुर की सेवा करती। अब उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर यह ठान लिया था कि जो कष्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और जिन सपनों को वह पूरा नहीं कर पाए, उन्हें वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब करके पूरा करेंगे। जब राजेंद्र जी की ट्रांसफ़र दूर एक बड़े शहर में हो गया था, तो वह अपने बच्चों और पत्नी को लेकर शहर आ गए थे। राजेंद्र जी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ मिलकर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा जीवन देने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर शहर के बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके बच्चे भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनका बड़ा बेटा पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन गया और छोटा बेटा एक डेंटिस्ट था। समय के साथ सुमित्रा जी बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि उनको कैंसर है। राजेंद्र जी ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन उनको बचा नहीं सके और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पत्नी के निधन के बाद राजेंद्र जी जैसे टूट गए थे। अब तो वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि सुमित्रा जी ने जीवन में हर क्षेत्र में, हर मुसीबत में उनका साथ दिया था और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी थी।
पत्नी के निधन के बाद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने दोनों बेटों की शादी करवाई और सोचा कि अब उन्हें अपने बच्चों के साथ कुछ सुकून भरे दिन बिताने का अवसर मिलेगा, समय मिलेगा। लेकिन सुमित्रा के जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि राजेंद्र के दोनों बेटे पढ़ लिख कर कामयाब हो गए थे, तो उनकी शादियां भी सुंदर, सुशील और अच्छे घरों की लड़कियों से हो गई थी। दोनों बहुएं काफ़ी पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी। शुरू शुरू में सब अच्छा चल रहा था। बहुएं अपने ससुर की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। वे राजेंद्र जी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी और वो उन्हें वह पुराने विचारों के और रूढ़िवादी सोच के लगने लगे थे, जबकि राजेंद्र जी एक पढ़े लिखे समझदार इंसान थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। कुछ ऐसा ही राजेंद्र जी के साथ भी हुआ। बहुएं राजेंद्र जी को बोझ समझने लगी और बेटों ने भी अपनी पत्नियों के कहने पर उनसे दूरी बना ली। बहुएं अपने ससुर का कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रखती थी, बस उनको 2 वक्त का खाना देकर अपने फ़र्ज से इतिश्री कर लेती थी। धीरे धीरे राजेंद्र जी अकेलेपन महसूस करने लगे थे। अब उन्हें घर में किसी भी काम में दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं था। उनसे किसी तरह की कोई सलाह नहीं दी जाती थी। यदि वह कभी कुछ कहते तो उनकी बात को टाल दिया जाता था और बेटे यह तर्क देते थे कि आप बूढ़े हो गए हैं और आपके विचार भी समय के साथ पुराने हो गए हैं। अब आपको हमारे जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। राजेंद्र जी, जिन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करके अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश की थी और जीवन की हर सुख सुविधा उन्हें देते आए थे, बच्चों से इस तरह की उपेक्षा देखकर वह टूट गए थे। धीरे धीरे हालात ज़्यादा बिगड़ते जा रहे थे। अब तो हर बात पर राजेंद्र जी को अपमान सहना पड़ता था। बहू के साथ साथ बेटे भी उनका अपमान करने से पीछे नहीं हटते थे। अब उन्हें राजेंद्र जी एक पुराने और बेकार सामान की तरह लगने लगे थे, जिनकी समय के साथ कोई कीमत नहीं होती। इंसान कबाड़ नहीं होता, उसे हर उम्र में प्यार और इज्जत की ज़रूरत होती है। लेकिन राजेंद्र जी के घर में अब ऐसा कुछ नहीं बचा था। उनका बात बात पर अपमान होता था। धीरे धीरे दोनों बेटों ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली थी। अब तो राजेंद्र जी के खाने के भी लाले पड़ रहे थे। दोनों बहुएं एक दूसरे पर जिम्मेदारियां टालती रहती थी। अब तो ऐसा समय आ गया कि राजेंद्र जी को एक समय का खाना छोटी बहू देती तो दूसरे समय का बड़ी बहू देती, और उनमें से यदि एक समय पर खाना नहीं बनाती या उसे कहीं जाना पड़ जाता तो राजेंद्र जी को भूखे पेट रहना पड़ता था। उनकी दूसरी बहू उन्हें खाना नहीं देती थी और राजेंद्र जी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह खुद खाना लेकर खा सके। दिन भर दिन हालत बिगड़ते जा रहे थे। राजेंद्र जी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई इन बेटी बहुओं पर खर्च कर दी थी और अब इस तरह का व्यवहार से उनकी आत्मसम्मान पर बहुत चोट लगती थी। लेकिन क्या कर सकते थे? अब तो बेचारे अपने आप को असहाय और अकेला महसूस करने लगे थे। अपने बेटों से भी कुछ नहीं कह पाए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं उनकी गृहस्थी में मुझ बुजुर्ग की वजह से
कोई बिखराव ना आ जाए। लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। वह स्वाभिमान से जीना चाहते थे। कई बार अपनी पत्नी सुमित्रा जी को याद करके उनकी आँखों में आंसू आ जाते थे और मन ही मन कहते, सुमित्रा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम मेरा गुरूर थी और बुढ़ापे में तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस होती है। काश हम दोनों साथ होते तो शायद दोनों मिलकर आसानी से अपना आखिरी वक्त बिता लेते। क्यों भगवान ने तुम्हें इतनी जल्दी मुझसे अलग कर दिया? एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि बहुओं और बेटों ने राजेंद्र जी को साफ साफ कह दिया कि उनके लिए अब घर में कोई जगह नहीं है। राजेंद्र जी एक स्वाभिमानी इंसान थे। उन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत की थी। वह बेइज्जत होकर नहीं जीना चाहते थे। इसलिए मजबूर होकर एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और वृद्ध आश्रम में रहने चले गए। वृद्ध आश्रम में पहुंचने के बाद राजेंद्र जी ने शुरुआत में खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि यहाँ रहने वाले अन्य बुजुर्ग भी उन्हीं की तरह अपने परिवार से उपेक्षित और दुखी हैं। उन्होंने अपने दुखों को एक ताकत में बदलने का फैसला किया और वृद्धावस्था में बुजुर्गों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने वृद्धाश्रम में कई सुधार करने का ठानी। राजेंद्र जी पढ़े लिखे और उच्च पद से रिटायर्ड अधिकारी थे। उनमें एक अजीब नेतृत्व क्षमता थी। लेकिन अब बेटे बहू की उपेक्षा की वजह से वह अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता का उपयोग करके वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं कि उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। कहते हैं ना कि मनुष्य यदि मेहनत करने की ठान ले तो उसे उम्र कोई भी हो, वह किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। राजेंद्र जी ने भी ऐसा ही करने का प्रयास किया। वह देख रहे थे कि वृद्ध आश्रम में कितने बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं। कुछ के बेटे तो बहुत कामयाब हैं और समाज के समृद्ध घरों में संबंध रखते हैं। उनके माँ बाप भी वृद्ध आश्रम में रहते हैं। उनके बच्चे अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा वृद्ध आश्रम में देकर अपने फ़र्ज से इतिश्री कर लेते हैं। राजेंद्र जी ने देखा कि इनमें से कुछ बुजुर्ग लोग तो वृद्ध आश्रम में रहने के आदी हो गए हैं और वह वृद्ध आश्रम को अपने घर की तरह समझते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो वृद्ध आश्रम में रहकर अभी भी दुखी थे और अपने बच्चों को दिन भर याद करते रहते थे और रोते रहते थे। अब राजेंद्र जी ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे साथ साथ ये लोग भी अपने परिवार और बच्चों की झूठी ममता और मक्कारी को भूलकर अपना जीवन फिर से जीना शुरू कर सके। अब उन्होंने वृद्ध आश्रम के लिए काम करना शुरू किया। राजेंद्र जी तो वैसे भी एक मेहनती और अनुभवी इंसान थे। उन्होंने बुजुर्गों के लिए मेडिकल कैंप लगवाए, शिक्षित युवाओं को बुलाकर मानसिक स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए और समाज के लोगों से वृद्ध आश्रम के लिए आर्थिक सहायता जुटाई। उनके साथ रहने वाले बुजुर्ग लोगों में धीरे धीरे आत्मविश्वास आने लगा। अब उन्हें अपनी बीमारी के लिए या फिर मानसिक तनाव के लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ आत्मविश्वास भी मिल रहा था। अब तो वे लोग राजेंद्र जी से बहुत प्रभावित हुए और जैसे उनके जीवन में एक नई सुबह आ गई थी। सब लोग मिलकर
योगा करते, बागवानी करते और खुलकर जीवन बिताने लगे थे। अब धीरे धीरे उन्हें लगने लगा था कि यह वृद्ध आश्रम ही उनका घर है और वह अपनी उम्र के लोगों के साथ रहकर बहुत खुश रहने लगे थे। वे लोग राजेंद्र जी का धन्यवाद करते थे क्योंकि उन्होंने उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। अब वे अपने परिवार और बहू बेटों से कटने लगे थे। जो बुजुर्ग अपने बेटों का फ़ोन आने का दिन भर इंतज़ार करते थे, अब उनका जब फ़ोन आता था तो समय न रहने का बहाना करके वे फ़ोन काट देते थे, क्योंकि अब उनमें खुद से जीने की इच्छा जाग गई थी। वे किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे और यह सब हुआ था राजेंद्र जी की मेहनत और तपस्या से। उनके प्रयासों से वृद्धाश्रम न केवल रहने की एक बेहतर जगह बन गया, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बन गया। राजेंद्र जी के कामों की चर्चा हर जगह होने लगी थी। उन्होंने वृद्धजनों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं शुरू की थी। उनके प्रयासों से वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों का जीवन न केवल बेहतर बना, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी कूट कूट कर भर गया था। अब जो बुजुर्ग कभी पूरा दिन अपने परिवार को याद करके परेशान रहते थे, अब वे खुशी खुशी अपने दूसरे दोस्तों के साथ वृद्ध आश्रम में रहते थे। अब तो जब कभी उनके बच्चे उनसे मिलने आते तो उन्हें वृद्ध आश्रम का माहौल देखकर बहुत अच्छा लगता। धीरे धीरे यह बात आश्रम से बाहर जाने लगी और राजेंद्र जी के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। स्थानीय स्तर से शुरू हुई यह चर्चा धीरे धीरे राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होने लगी। उनके कामों ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और उन्हें कई प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन राजेंद्र जी को किसी प्रकार के पुरस्कार का कोई मोह नहीं था। राजेंद्र जी के लिए यह सब केवल उनके एक उद्देश्य का हिस्सा था। वह अपने जैसे उपेक्षित बुजुर्गों को सम्मान और खुशी की जिंदगी दिलाना चाहते थे। राजेंद्र जी की उपलब्धियों की खबर उनके बेटे और बहुओं तक भी पहुंची। अब तो उन्हें अपने पिता पर गर्व होने लगा। जो पिता उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे, उन्हें इस तरह से प्रसिद्धि मिलते देख उनसे मिलने के लिए बेताब होने लगे थे। अब तो वह अपने बच्चों को भी दादाजी के बारे में कहानी सुनाने लगे थे और उनकी हर वह बात जो उन्हें बुरी लगती थी अब अच्छी लगने लगी थी। अब उनके बेटों को अपने पिता की महानता का एहसास होने लगा था और उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। अब वो अपने पिता को वापस घर लाना चाहते थे। दोनों बहुएं और बेटे मिलकर वृद्ध आश्रम में अपने पिता को वापस ले जाने के लिए आए और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप हमारे साथ घर लौट आइए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन राजेंद्र जी ने घर लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह वृद्ध आश्रम ही अब मेरा परिवार है और मैं यहाँ रहकर बुजुर्गों की सेवा करना चाहता हूँ। राजेंद्र जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने जो किया उसकी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते तो शायद मैं कभी आकर वृद्ध आश्रम के इन बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें हम अपने आप को बहुत असहाय और बेबस समझने लगते हैं। लेकिन यदि हम आत्मविश्वास को बनाए रखें और कुछ करने की ठान लें तो यही परिस्थितियां हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। राजेंद्र जी के साथ भी
कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने दुख को अपनी प्रेरणा बना लिया था और अपने साथ साथ बहुत सारे वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए सम्मान का कारण बन गए थे। उन्हें सम्मान मिलने लगा था। दोस्तों, यह कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार मानने के बजाय यदि अपने दुख को ताकत बनाया जाए तो वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। सम्मान और खुशी किसी बाहरी रिश्ते पर निर्भर नहीं करते। अपने कर्मों और विचारों से इंसान खुद को और दूसरों को खुशियों का माध्यम बना सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।